हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे और सब्जेक्ट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। यहाँ पर हम टॉपिक क्लियर करेंगे आज एल्केन। सबसे पहले ये देखते हैं कि एल्केन होता क्या है। एल्केन दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन विद द सिंगल बॉन्ड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ बना हो लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्केन। एग्जांपल देखिएगा इसका, और सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला देखिए। जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, यानी कि यहाँ पर जो n लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने कार्बन इसमें प्रेजेंट हैं। ओके, मतलब आप यहाँ पर एक कार्बन रख सकते हैं, दो कार्बन रख सकते हैं, तीन कार्बन रख सकते हैं। यहाँ पर जितने कार्बन आप रखेंगे और वही कार्बन नंबर आपको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड में है ये 2 into n। ओके, नाउ वी आर लुकिंग अहेड। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि कार्बन के जगह पर अगर आप एक रखते हैं, एक कार्बन रखते हैं, तो वही नंबर आपको यहाँ पर भी रखना है, यानी C1H2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आप कार्बन के जगह पर कार्बन यानी कि C1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम जनरली इसको डायरेक्ट लिखते हैं CH4 और इसका नाम होता है मीथेन। ये पहला एग्जांपल हो गया आपका एल्केन सीरीज का, एल्केन ग्रुप का। ओके, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इस नंबर के जगह पर आप 2 रखते हैं, ये 2 रखा आपने, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 2 प्लस 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कार्बन 2 हो जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 4 प्लस 2 यानी 6। तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। ये हो जाएगा आपका एग्जांपल ईथेन। ये था मीथेन, ये हो जाएगा ईथेन। अगला देखेंगे आप, जैसे कार्बन की जगह पर आप रखते हैं 4, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 8 प्लस 2 तो यानी C4H10 और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये एग्जाम्पल हो गए सभी के सभी किसका एग्जाम्पल हो गए एल्केन्स का। अब बात करें हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स के। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन देखने जब जाते हो आप, किससे बात करते हैं, दे हैव द स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके, विद द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विथ 109 डिग्री बॉन्ड एंगल। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, कार्बन के पास कार्बन की एक लंबी चेन हो सकती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन, या फिर उस लंबी चेन में कोई एक कट लगा हो कहीं से, मतलब एक एलिमेंट कहीं से कुछ जुड़ा हो, कार्बन की कोई ग्रुप जुड़ा हो, अलग से कोई साइक्लो ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं ब्रांच चेन। ओके, कार्बन की स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, दीज आर द एल्केन। इट हैव द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अलग अलग डायरेक्शन में लगे होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इनकी बॉन्ड डिग्री, जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री, किसका, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पर देखिए बॉन्ड एंगल कितना है 109, ये वाला। ओके, अब हम बात करें कार्बन जो है आपका, यानी कि जो कार्बन की स्ट्रेट चेन है या फिर ब्रांच चेन है, यानी कि जो एल्केन है, ये किसके किसके साथ रिएक्शन कर सकता है। ओके, सबसे पहले हम आते हैं एल्केन का रिएक्शन कराते हैं हैलोजन्स के साथ। हैलोजन यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 का एलिमेंट, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ एल्केन्स काहे के साथ, हैलोजन के साथ, हैलोजिनेशन इन द एल्केन। पहला हम देखेंगे हैलोजिनेशन इन द एल्केन। क्या होता है भाई हैलोजिनेशन, हैलोजिनेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, जो हैलोजेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिएक्टेड विद द एल्केन्स यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप्स, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन को विड्रॉ करवा देते हैं और उसके रिप्लेस करके उसके जगह पर ये खुद अटैच हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। आगे देखेंगे हम, पूरा मैकेनिज्म में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हैलोजिनेशन जो रिएक्शन है, ये किसका एग्जांपल है, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन का। ओके, जहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड, यानी कि यहां पर क्या होता है, वेयर अ हाइड्रोजन एटम
from alkane is replaced by the halogen atom like chlorine, fluorine, bromine, iodine. यहाँ पर मीथेन ग्रुप हो, इथेन ग्रुप हो, ब्यूटेन ग्रुप हो, पेंटेन ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, उसमें से एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आकर के ऐड हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन रिएक्शन, या फिर इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यहां पर देखिए RH जो लिखा है ये लिखा है एल्केन के लिए। RH जो है ये है एल्केन हमारा, मतलब कि यहाँ CH4 हो सकता है या फिर C2H6 हो सकता है, कुछ भी एल्केन ग्रुप हो सकता है। उसी को हम यहाँ पर मीथेन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है हमारा? मीथेन। मीथेन के साथ हमने क्या कराया? हैलोजन्स का रिएक्शन, इसी को बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शंस। ओके, हैलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है X से, तो यहां पर X लिखा। अगर इसको मीथेन का हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा भैया? ये हैलोजन आकर के यहां पर मीथेन के साथ ऐड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल आप जो देख रहे हैं इसका नाम हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। मतलब अल्काइल ग्रुप कौन सा है? ये वाला, और हैलाइड ग्रुप कौन सा है? ये वाला। दोनों को मिलाकर क्या बोल रहे हैं? अल्काइल हैलाइड ग्रुप। ओके, नाउ सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्लोरीनेशन। देखो जितने एलिमेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग इसका नाम है। जैसे क्लोरीन है तो उसके लिए क्लोरीनेशन, ब्रोमीन है तो ब्रोमिनेशन, फ्लोरीन है तो फ्लोरीनेशन, और आयोडीन है तो आयोडीनेशन। ओके, तो अब हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन में क्या होता है? एल्केन रिएक्टेड टू क्लोरीन in presence of UV light to produce a alkyl halide, ओके, या अल्काइल क्लोराइड बोलिए। इसका एग्जांपल जब आप देखेंगे तो यहां देखिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले एल्केन ग्रुप। एल्केन मतलब मीथेन ग्रुप। किसके साथ रिएक्शन करेगा? क्लोराइड के साथ। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? यूवी लाइट के प्रेजेंस में। क्या बनाएगा भैया? सबसे पहले बनाएगा क्लोरोमीथेन। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट। देखिए इसका प्रोसीजर कैसा होता है, मैकेनिज्म कैसा होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन इसका रिएक्शन यहां पर हमारा जो हुआ है, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। कंप्लीट ना होने का रीजन है कि भाई इसके पास जो पहले जैसे CH4 था वैसे ही अभी भी CH3 है, यानी कि जो CH3 है यहां से हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन एटम, ये एलिमेंट अभी भी मूव कर सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं यहां से। तो ये रिएक्शन में अभी फर्दर पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि जो क्लोरोमीथेन है ये फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। इसलिए दिस रिएक्शन इज या रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस does not stop this step because remaining of hydrogen atoms can continue it. Okay? अब बात करें हम कि ये जो आपका रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम है वो क्लोरोमीथेन को इजिली रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि आगे फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसका आप एग्जांपल देखिए कि कैसे कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है? CH3Cl। आपके पास क्या है? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का अगर आप क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे Cl2 के प्रेजेंस में, क्या यहां रहेगा? यूवी लाइट। इसको हीट करेंगे तो क्या बना देगा? CH2Cl2, CH2Cl2, यानी कि डाइक्लोरो इथेन इसका नाम होगा। डाइक्लोरो इथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी भी जो डाइक्लोरो इथेन बना है ये कंटिन्यूअस रिएक्शन में फर्दर रिएक्ट करेगा। तो ये देखिए CH2Cl2 यहां पर है, डाइक्लोरो इथेन किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? Cl2 के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट क्या बनाएगा? CHCl3, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन। और क्या बनाएगा? HCl। अभी भी इसके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी कि ये फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। ये क्या करेगा? ट्राइक्लोरोमीथेन जो है ये रिएक्ट करेगा क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ये क्या बनाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर टेट्रा क्लोरोकार्बन। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन।
टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं, इसका दोनों नाम हो जाएगा। अब भाई हम इसकी बात करें कि होता कैसे है, फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है रिएक्शन, उसका पूरा का पूरा यहां पर आप देखिए। इसमें एक्चुअली में मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, 3 मैकेनिज्म होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, जब आप यूवी लाइट डालते हैं तो क्लोराइड के जो एटम हैं ये दोनों टूटने लगते हैं 2 पार्ट में। जब 2 पार्ट में टूटते हैं ये, तो इनके पास फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, दोनों साइड दोनों क्लोराइड पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है और ये फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके ये फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे ही आपके पास क्लोराइड के क्लोराइन फ्री रेडिकल में जब ये जनरेट हुआ तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, CH4 के साथ। चेन प्रोपोगेशन में देखिए एक एलिमेंट इसका क्लोराइड का CH4 के साथ रिएक्ट करने आया है तो सबसे पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को यहां से रिमूव कर देगा। ये देखिए इसने बनाया Cl यहां से आकर के इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सबसे पहले HCl। HCl जब बन गया तो देखिए कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो चुका है। कार्बन के ऊपर कैसा रेडिकल जनरेट हो गया है, फ्री रेडिकल। अब ये जो मीथेन ग्रुप है आपका, ये जो मीथेन ग्रुप है ये रिएक्ट करने को तैयार है। ठीक है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप में क्या होता है, मीथेन के ऊपर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। दूसरे स्टेप में यही जो मीथेन ग्रुप है यही रिएक्ट करता है नेक्स्ट क्लोराइड के साथ। यही मीथेन नेक्स्ट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा CH3Cl2। अच्छा, CH3Cl2 के साथ जब रिएक्ट कर करके बनाता है क्या, ClCH3। ये CH3Cl2 जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl2 के साथ रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, ClCH3 मतलब क्लोरोमीथेन। ओके अब यहां देखिए कि एक जो फ्री रेडिकल था इसके साथ रिएक्ट किया, ये इसके साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो यहां भी Cl2 है, यानी कि क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल हैं तो ये टूटेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर ये क्लोराइड अगेन जनरेट हो गया। यहां पर देखिए फ्री रेडिकल एक और जनरेट हो गया, तो ये जब ये और जनरेट हो गया तो अब कहां जाएगा, चेन टर्मिनेशन में। देखिए एक यहां फ्री रेडिकल आपको बच रहा है और एक यहां फ्री रेडिकल बच रहा है, ये दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो बना लेंगे Cl2। सबसे पहले क्लोराइड और क्लोराइड का फ्री रेडिकल जो रिएक्ट करेगा तो ये क्लोराइड मॉलिक्यूल बना लेगा। ओके क्लोरीन का जो अगर फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्ट करके Cl2 बना लेगा चेन टर्मिनेशन में। अगर आपका 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, एक CH3 और दूसरा भी CH3 विद फ्री रेडिकल है, अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेंगे मीथेन ग्रुप, इथेन ग्रुप। अगर आपके पास एक Cl के ऊपर ये वाला फ्री रेडिकल है और एक ये वाला फ्री रेडिकल है तो ये बना लेगा ClCH3। यहां पर क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा आपका, क्या यहां पर क्या बैलेंस हो जाएगा आपका, पूरा रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन जब तक हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीट ना हो जाए किसके पास, मीथेन ग्रुप के पास या फिर एल्केन ग्रुप के पास, तब तक यह क्लोरीनेशन रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ओके एल्केन्स के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक नया ऑर्बिटल का बनाने में सहयोग करता है या फिर कॉन्सेप्ट देता है। ओके ऐसा भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपके बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके it is the type of orbital where one s orbital and 3p orbital of an atom to form 4 equivalent। किसी एटम के लिए, किसी एक एटम के लिए एक p और 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल को मिला करके 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल जब तैयार करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, sp3 ऑर्बिटल। देखिएगा sp3 ऑर्बिटल क्यों बोले भैया, क्योंकि एक यहां पर s है और 3 यहां पर p है, तो हम तीनों को क्या बोलेंगे, sp3 ऑर्बिटल।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब 3 p ऑर्बिटल यूज किए गए हो और एक sp ऑर्बिटल यूज किया गया हो तो उसको क्या बोलते हैं? sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, या इसी को क्या बोल सकते हो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़े, अब क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन। मान लीजिए कि हम मीथेन के अंदर यानी कि एल्केन ग्रुप के अंदर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखने जाएं तो इसका सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, CH4 होता है। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सेंट्रल एटम के ऊपर अप्लाई होता है। ओके, यहां पर अगर मीथेन के ऊपर देखने जाएं तो हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई होता है किसके ऊपर? सेंट्रल एटम के ऊपर। सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। यहां पर सेंट्रल एटम ये वाला है, कार्बन। ओके, सेंट्रल एटम के ऊपर अप्लाई होगा। हम इसको देखते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सभी इलेक्ट्रॉन को आप रिलैक्सिंग फेज में ले जाओ ग्राउंड स्टेट पे और देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। जो आउटर मोस्ट लेयर का इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर बाद में हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम 3 p ऑर्बिटल लिए हुए हैं, ये 3 p ऑर्बिटल है। ओके, और सॉरी यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन फॉर सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का अगर हम कार्बन की बात करें, जैसे कार्बन का, तो कार्बन की बैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 12, यानी कि इसके जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम जब कॉन्फ़िगरेशन देखने जाते हैं तो हम एक काम करते हैं, ग्राउंड स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनको हम सबसे पहले इसमें फिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम? फिल। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसमें ग्राउंड स्टेट के सारे इलेक्ट्रॉन को आप यहां पर पहली बार में फिल कर दोगे। आपने कितने फिल किए? 4। बचे हुए कितने हैं? 2। जो 2 बचे हुए हैं उनको बाद में फिल किया जाता है, उनको हमने ये भर दिया। तो हमारे जो 2 ऑर्बिटल हैं, यहां पर देखिए, यहां पर जो 2 ऑर्बिटल हैं ये फिल हो चुके हैं, लेकिन 2 ऑर्बिटल अभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट लेयर में इलेक्ट्रॉन भर के घूम रहे हैं। तो ये हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये बाहर वाला लेयर जो है, इसी का हम देखेंगे कि एक्साइटरी स्टेट में कैसा इलेक्ट्रॉन के लिए ये शो करता है। यहाँ पर देखिए एक्साइटेड फेज हम देख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1s यानी 2s, ये वाला 2s का हम यहाँ पर ले लेंगे। 2s का एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे? 2p को फिल करने जाएंगे। ओके, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट लेयर में? 4। 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक भर लिया, एक यहाँ पे भर लिया, एक यहाँ पे भर लिया, एक यहाँ पे भर लिया। यानी कि मतलब अगर हम देखें तो हमारा 1s और 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल भरा हुआ है। 2p ऑर्बिटल में कौन कौन से भरे हुए हैं? 3 भरे हुए हैं। तो तीनों में एक एक भरा हुआ है और एक किसमें है? s में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? S1p3। ओके, S1p3। लेकिन इसको ऐसा लिखते नहीं है, इसको क्या लिखते हैं? sp3। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ आपका? मीथेन के अंदर जो एल्केन ग्रुप का है, एल्केन के ग्रुप के अंदर एक्साइटेड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में एंड 2p3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ये शो करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब हम बात करेंगे जियोमेट्री की। जियोमेट्री का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कैसा शो करता है, ये दिखता कैसा है। जियोमेट्री में ये आप जानते ही हैं टेट्राहेड्रल होता है, इसके पास 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, 4 हाइड्रोजन। ओके, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। इसका अरेंजमेंट देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी मीथेन है और ये भी मीथेन है, दोनों मीथेन ग्रुप हैं, यानी कि दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा? इथेन ग्रुप। दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट जब हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? इसको इथेन ग्रुप। लेकिन इसके पास हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। दोनों कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, इसलिए इथेन ग्रुप भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर शो करता है। ओके, नाउ इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी प्रॉपर्टी की? एल्केन ग्रुप के प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भैया हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि कोई पोल्स इसके पास नहीं है, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। डन। अगला अगर हम देखें, दीज हैव द सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो एल्केन होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिक्स्ड हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक्वस सॉल्वेंट के साथ ये सॉल्युबल नहीं है,
उसका रीजन देख लीजिए, दे आर है जैसे कि 1 से 4 कार्बन तक, अगर 1 से 4 कार्बन तक की स्ट्रक्चर है यानी कि चैन है, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 कार्बन जो है ना, ये चारों कार्बन 1 से 4 कार्बन तक गैस है। अगर बात करें 5वां कार्बन से 6वां कार्बन तक, तो 5वां कार्बन एंड 6वां कार्बन लिक्विड फेज में होता है। 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन तक लिक्विड फेज में होते हैं। 7 कार्बन या फिर उससे ज्यादा, मतलब 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब है कि वो सॉलिड फेज में जा चुके हैं। ओके, सॉलिड स्टेट में जा चुके हैं। सबसे पहले आप देखेंगे C1 से C4 तक गैसियस स्टेट होती है, फिर देखेंगे C5 से C7 तक लिक्विड स्टेट होता है, और फिर आप देखेंगे C8 या C8 से ज्यादा वो सभी के सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्वस सॉल्वेंट यानी कि वाटर में अगर हम डिजोल्व करने की कोशिश करें तो ये नहीं होते हैं। अगर इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर वेट पे। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा रहे हैं यानी कि कार्बन की नंबर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट में पैराफिन्स के बारे में। देखिए, पैराफिन वो कंपाउंड होते हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं एल्केन से। एल्केन ग्रुप से जो मॉलिक्यूल डिराइव्ड होते हैं उनको बोला जाता है पैराफिन, जैसे कि पेट्रोलियम, जेली, या फिर यहां पर बात करें ऑयल्स की, या फिर कोयला की, कोल्स, ठीक है, कोयला की बात करें, ये सभी के सभी पैराफिन्स के अंदर आते हैं। पैराफिन में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप एल्केन देखिए, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखिए, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक्साइटरी स्टेट देखिए, मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, 2s एंड 2p में। ओके, फिर आप इसका जियोमेट्री देखिए, जियोमेट्री का मतलब स्ट्रक्चर देखिए, फिर आप इसकी प्रॉपर्टी देखिए और एग्जांपल देखिए। इसके बाद आप देखिए लास्ट में पैराफिन्स। पैराफिन्स क्या होते हैं? These are the molecule which are derived from the alkanes. These are called paraffins. Okay, एग्जांपल देख लीजिएगा, पेट्रोलियम, जेली, कोल, ऑयल्स एक्सेट्रा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।